हेलो एवरीवन, आई एम रुचि जैन फ्रॉम आरजे क्लासेस। आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिमांड। Elasticity of demand may be defined as responsiveness of change in demand due to changes in one of the variable affecting demand. डिमांड को प्रभावित करने वाला अगर कोई भी फैक्टर चेंज होता है तो उससे डिमांड में क्या चेंजेस आएंगे। तो जब आप ये देखोगे प्राइस के चेंज होने के कारण डिमांड अपना क्या रिस्पॉन्स देती है, डिमांड में कितने चेंजेस आए, उसे बोला जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वहीं इनकम के बढ़ने और घटने से भी डिमांड प्रभावित होती है, उसे बोला जाता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थर्ड हम लोगों ने पढ़ा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कि एक कमोडिटी का प्राइस अगर चेंज होता है तो दूसरे रिलेटेड गुड की डिमांड उससे कैसे अफेक्ट होती है। तो जहां आप ये देखते हो कि इंक में अगर प्राइस इंक का बढ़ जाता है तो ये जो मार्कर है इसकी डिमांड पे क्या असर आया, तो ये क्रॉस कनेक्शन आप दो गुड्स का ले रहे हो, इसे बोला जाएगा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर से भी डिमांड रिस्पॉन्ड करेगी, उससे डिमांड अफेक्ट होगी, चेंज होगी। इस इलास्टिसिटी को बोला जाता है एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो हमने ये पढ़ा था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने टाइप की होती है, फोर टाइप की, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी एंड एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। लास्ट टॉपिक में ही हमने कवर किया था कि वी में डिफाइन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एज रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस के परसेंटेज चेंजेस जो हो रहे हैं उसके कारण डिमांड में कितने चेंजेस आ रहे हैं। जब हम इस रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे इसे बोला जाएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मार्शल ने दिया 1860 में और उनकी फेमस बुक का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इसी में हमने डिस्कस किया था कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो बेसिक फॉर्मूला है वो है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू, वेयर डेल्टा क्यू इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डेल्टा पी इज चेंज इन प्राइस, P इज ओरिजिनल प्राइस जो पहले वाला हमको दिया है एंड Q इज ओरिजिनल क्वांटिटी। इसी टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 5 टाइप्स की होती है, कोएफिशिएंट्स टाइप या डिग्रीज प्राइस इलास्टिसिटी के देखें तो वो कितने होते हैं, 5। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यूनिट इलास्टिक डिमांड, मोर देन यूनिट इलास्टिक एंड लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड। और पांचों को फिर हमने एक ही डायग्राम में 5 पॉइंट बना के शो किया था। आज हम उसके बाद का टॉपिक कवर अप कर रहे हैं, मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने की 4 मेथड्स आज हमको डिस्कस करनी है, परसेंटेज मेथड, पॉइंट मेथड, आर्क मेथड और टोटल आउटले या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के मैंने आपको 4 मेथड्स बताए। फर्स्ट मेथड को बोलते हैं परसेंटेज मेथड, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे हमारे लास्ट लेक्चर में। फर्स्ट मेथड इज परसेंटेज मेथड। इसका फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी का परसेंटेज मैंने आपको बताया था डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 करेंगे आप तो उससे क्वांटिटी का परसेंटेज आ जाएगा। डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, डेल्टा पी इज चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इंटू 100, प्राइस का परसेंटेज आ जाएगा। क्वांटिटी के परसेंटेज चेंज को जब आप प्राइस के परसेंटेज से डिवाइड करोगे तो जो रिजल्टिंग आंसर आएगा वो आएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने की फर्स्ट मेथड है परसेंटेज मेथड और इसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जो हम ऑलरेडी इस टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सेकेंड मेथड को डिटेल में लेंगे जिसको बोलते हैं पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड को ज्योमेट्रिक मेथड भी बोला जाता है। आपके मेन मॉड्यूल में ये टॉपिक आपको देखें, पेज नंबर 2.38, पेज नंबर 2.38 ICAI मॉड्यूल।
इसमें देखिएगा स्टार्टिंग में आपको इन सिंबॉलिक टर्म्स इन्होंने दिया है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू वाला फॉर्मूला। इसी के नीचे लिखा है स्ट्रिक्टली स्पीकिंग वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी वेरीज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू अप्रोच जीरो फ्रॉम नेगेटिव साइन बिकॉज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी हैज नेगेटिव साइन। जो फॉर्मूला है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, तो उससे जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस में। मतलब नहीं, इस फॉर्मूले के पहले आप लोगों को जो नेगेटिव साइन है वो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस का जो इन्वर्स रिलेशन होता है उसके कारण जो फॉर्मूला है उसके पहले क्या होता है माइनस। बट मैंने आपको बोला था कि चारों में से कोई एक वैल्यू माइनस में ज़रूर आएगी, इसीलिए हम वो माइनस साइन को क्या कर देंगे, इग्नोर। वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई मिलेगी, देखिएगा सेकेंड लाइन से। इन अदर वर्ड्स, सिंस प्राइस एंड क्वांटिटी आर इनवर्सली रिलेटेड, price elasticity is negative, but for the sake of convenience we ignore negative sign and consider only numerical value of elasticity। तो इसीलिए देखें, मैंने आपको बोला था कि कन्वीनियंस के लिए हम वो जो माइनस साइन है उसको क्या कर देंगे, इग्नोर। इसी के बाद आप इलस्ट्रेशन 1 जो दिया हुआ है आपके, इसमें देखें डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। क्वेश्चन इन्होंने पूछा है इलस्ट्रेशन 1, हम देख रहे हैं पेज नंबर 2.38 पर। The price of commodity decreases from 6 to 4, as a result demand increase हुई है 10 to 15. Find coefficient of price elasticity of demand। जब भी वो आपसे कोएफिशिएंट पूछ रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, तो वो आपसे एग्जैक्ट डिग्री पूछ रहे हैं। उस टाइम पे आप लोगों को ये पॉइंट मेथड वाला फॉर्मूला लगाना है, दैट इज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। तो जब भी क्वेश्चन में पूछते हैं कि प्राइस इतने से इतना हुआ, डिमांड इतने से इतनी हुई, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ price elasticity of demand, तो whenever they ask coefficient they want exact degree, तब हम point method फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू वाला, और जो भी रिजल्टिंग वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया डेल्टा वाला जो फॉर्मूला है उसमें हम जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में देंगे, क्योंकि आपको पता है कि क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के बीच में कौन सा रिलेशन होता है, इनवर्स। बट सारी मेथड में हम कन्वीनियंस के लिए इस साइन को क्या करते हैं, इग्नोर। बट पॉइंट या ज्योमेट्रिक मेथड में तो आपको जो नेगेटिव साइन है उसको इंडिकेट करना ही पड़ेगा कि क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस का इन्वर्स रिलेशन है। तो जब भी आप ज्योमेट्रिक या पॉइंट मेथड पढ़ेंगे, डिमांड का क्वेश्चन अगर उन्होंने आपको पुट ऑन किया तो जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, माइनस में। जब वो आपसे कोएफिशिएंट पूछ रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, जैसा कि हमने इलस्ट्रेशन 1 में देखा पेज नंबर 2.38 पर, तब भी आंसर किस में आएगा, माइनस में। तो डिमांड का क्वेश्चन है, कोएफिशिएंट पूछ रहे हैं, तो डेल्टा वाला फॉर्मूला यूज करना है और आंसर किस में लेना है, नेगेटिव में। इलस्ट्रेशन 2 करेंगे परसेंटेज मैथड का, इलस्ट्रेशन 3 भी आप अकॉर्डिंगली कर लेंगे। उसी के नीचे देखिएगा पेज नंबर 2.38 पर आपको मेथड दिए पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो पॉइंट इलास्टिसिटी अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। पॉइंट मेथड को ज्योमेट्रिक मेथड भी बोलते हैं। इन दिस मेथड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड at particular point on demand curve when degree of changes are small। मैंने लिखा है कि पॉइंट मेथड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने की तब यूज़ की जाएगी जब आपको इलास्टिसिटी मेजर करनी है डिमांड कर्व के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, जब डिग्री ऑफ चेंजेस क्या है, स्मॉल। तो बहुत स्मॉल डिग्री में जब चेंजेस हैं तब हम यूज़ करेंगे पॉइंट मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, जब हम डिग्री ऑफ चेंजेस बोल रहे हैं कि स्मॉल है और पर्टिकुलर पॉइंट पर इलास्टिसिटी, तो जब मैं पर्टिकुलर पॉइंट आपको बताती हूँ तो ये एक डिमांड कर्व गिवन है आपको। अब अगर ये आपको बोल रहे हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप फाइंड आउट करो, तो जब पर्टिकुलर पॉइंट ऑन डिमांड कर्व पे आप इलास्टिसिटी मेजर करना चाहते हैं तो कौन सी मेथड यूज करेंगे, पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड को ज्योमेट्रिक मेथड भी बोला जाता है। इसका यूज तब होगा जब डिग्री ऑफ चेंजेस क्या रहेंगे, स्मॉल।
बहुत ध्यान से सुनना, डिग्री ऑफ चेंजेस स्मॉल का क्वेश्चन कैसे आएगा। एक क्वेश्चन मैंने आपको रखा कि सपोज इफ सेलर ऑफ एयर कंडीशनर wants to increase price of air conditioner from 30,000 to 30,000 10 रुपीज़, तो आप बताओ 30,000 से बढ़ा के 30,000 10 रुपये अगर आप प्राइस कर रहे हो तो 30,000 में जो 10 रुपये का चेंज है वो एक कोई लार्ज चेंज नहीं है, ये एक स्मॉल चेंज है। तो अब वो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि इन दिस सिचुएशन विच मेथड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी यूज। तो आप आंसर क्या देंगे इसका, पॉइंट मेथड, कि 30,000 रुपए से बढ़ के अगर प्राइस एयर कंडीशनर का हो रहा है 30,000 10, तो ये एक स्मॉल चेंज है और स्मॉल चेंज के केस में कौन सी मेथड यूज की जाएगी, पॉइंट मेथड। एक और क्वेश्चन देखिएगा आपके मॉड्यूल में, अभी हम लोग देखेंगे, बट वो क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर होती है पर्टिकुलर पॉइंट पे और डिग्री ऑफ चेंजेस क्या होनी चाहिए, स्मॉल। मेन मॉड्यूल में आपके देखें क्वेश्चन आपको मिलेगा, सी क्वेश्चन नंबर 28 मेन मॉड्यूल में, पेज नंबर मैं आपको बताती हूँ, क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देख रहे हैं, सी पेज नंबर 2.85 मेन मॉड्यूल ICAI मॉड्यूल का पेज नंबर 2.85। इस पे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा 28 नंबर पे, पॉइंट इलास्टिसिटी इज यूजफुल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो पॉइंट मेथड मैंने आपको बताया तब यूज करनी है जब डिग्री ऑफ चेंजेस क्या होनी चाहिए, स्मॉल। अब एक क्वेश्चन देखना है यहाँ पर, द बुक स्टोर इज कंसिडरिंग डबलिंग द प्राइस ऑफ नोटबुक। अगर एक बुक स्टोर है वहां पर जो सेलर है वो नोटबुक के प्राइस डबल करना चाहता है, तो प्राइजेस बताओ, डबल करना एक लार्ज वेरिएशन है या स्मॉल। तो आप सीधी सी बात, डबल करना मतलब बहुत बड़ा चेंज हो गया, और अगर बहुत बड़ा चेंज है तो पॉइंट मेथड कैन नॉट बी यूज, क्योंकि पॉइंट मेथड तब यूज होती है जब डिग्री ऑफ चेंजेस क्या होने चाहिए, स्मॉल। सेकेंड सिचुएशन इन्होंने दी है, अ रेस्टोरेंट इज कंसिडरिंग लोअरिंग द प्राइस ऑफ मोस्ट एक्सपेंसिव डिशेस बाय 50%। अब आप बताएं कि एक रेस्टोरेंट कीपर अगर 50% से किसी डिश का प्राइस क्या करना चाहता है, कम, तो 50% से प्राइस करना, कम करना, अगेन एक लार्ज वेरिएशन है, डबल करना, 50% से कम करना, और लार्ज वेरिएशंस है तो पॉइंट मेथड कैन नॉट बी यूज, बिकॉज पॉइंट मेथड तब यूज होती है जब डिग्री ऑफ चेंजेस क्या होने चाहिए, स्मॉल। थर्ड, an auto producer is interested in determining the response of consumer to the price of cars being lowered by 100 rupees। एक ऑटो प्रोड्यूसर है, ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर है जो कार का प्राइस 100 रुपए से कम करना चाहता है, तो क्या पॉइंट मेथड यूज हो सकती है, तो यहां पर आंसर आएगा यस, बिकॉज कार का जो प्राइस है वो लैक्स में होता है, लाखों में है, और लाखों रुपए की कार में अगर आपने 100 रुपए का प्राइस वेरिएशन किया, तो 100 रुपए से अगर कार का प्राइस कम हो रहा है तो ये एक बहुत स्मॉल वेरिएशन है, और यही वो सिचुएशन है इस क्वेश्चन में जहां पर कौन सी मेथड यूज होगी, पॉइंट मेथड। और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो मैंने आपको बताया पॉइंट मेथड तब यूज करनी है जब डिग्री ऑफ चेंजेस क्या होने चाहिए, स्मॉल। तो क्वेश्चन नंबर जो 28 है मॉड्यूल में आपके पेज नंबर 2.85 पर, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, कि ऑटो प्रोड्यूसर जब कार के प्राइस 100 रुपए से कम कर रहा है तो कार लाखों की है, 100 रुपए से प्राइस कम करना एक स्मॉल वेरिएशन है, और स्मॉल वेरिएशन जब भी होगा तो कौन सी मेथड यूज की जाएगी, पॉइंट मेथड। इसी के बाद हम टॉपिक को देखिए, अगेन कंटिन्यू कर रहे हैं पेज नंबर 2.38 से। तो मैंने आपको ये थ्योरी में बताया कि इन दिस मेथड प्राइस इलास्टिसिटी इज मेजर्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑन डिमांड कर्व व्हेन डिग्री ऑफ चेंजेस आर स्मॉल। इन दिस मेथड डेरिवेटिव्स ऑफ क्वांटिटी, अब ये जो डेरिवेटिव्स मैं आपको बता रही हूं, डेरिवेटिव्स का मतलब होता है डिपेंडेंट वेरिएबल्स। डेरिवेटिव्स ऑफ क्वांटिटी are compared with derivatives of prices।
क्वांटिटी के जो डेरिवेटिव्स हैं उनको किससे कंपेयर करना है यहाँ पर, प्राइजेस के डेरिवेटिव्स के साथ। और डेरिवेटिव्स का मतलब मैंने आपको बताया डिपेंडेंट वेरिएबल। एक वेरिएबल अगर दूसरे पे डिपेंड कर रहा है तो उन्हें क्या बोला जाता है, डेरिवेटिव्स। ये अगर हम डिमांड कर्व देखें तो आर से लेके ये जो कैपिटल टी वाला एरिया की वैल्यू आएगी, ये तो है लोअर सेगमेंट, और आर से आप स्मॉल टी वाला एरिया देखोगे तो ये कौन सा सेगमेंट है, अपर सेगमेंट। पॉइंट इलास्टिसिटी से जब आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालोगे तो इसका फॉर्मूला होता है लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। और लोअर सेगमेंट मेरे इसमें देखो आर से कैपिटल टी वाली वैल्यू में लिख रही हूं यहां पर, डिवाइडेड बाय मैंने बोला अपर सेगमेंट है, और ये अपर सेगमेंट की वैल्यू आर से लेके कैपिटल टी स्मॉल टी वाली, कैपिटल वाला तो ऊपर था, ये स्मॉल टी। तो फॉर्मूला बन जाता है पॉइंट मेथड का लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। और लोअर सेगमेंट ये है और ये अपर सेगमेंट, इनकी वैल्यूज को जब आप डिवाइड करेंगे पॉइंट मेथड से आ जाएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक और फॉर्मूला जब हम डेरिवेटिव्स का देखेंगे तो आपको पता होगा, हमने एक फॉर्मूला देखा था डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। ये फॉर्मूला तो पॉइंट मेथड का है ही। डेल्टा के प्लेस पर अगर हम डेरिवेटिव्स लगा देते हैं तो वो यहाँ पर नया फॉर्मूला फ्रेम कर देगा। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। तो वो डेल्टा के प्लेस पे हम क्या लगा रहे हैं, आप डेरिवेटिव। तो डेल्टा क्यू की जगह आ जाएगा डी क्यू अपॉन डेल्टा पी था तो उसकी जगह डी पी इंटू पी बाय क्यू। और ये ज्योमेट्रिक मेथड है तो यहाँ पर हम माइनस साइन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, कंसीडर करना पड़ेगा। तो आगे फॉर्मूले में क्या लगेगा, माइनस। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक और फॉर्मूला हो जाता है माइनस डी क्यू अपॉन डी पी इंटू पी बाय क्यू, वेयर डी क्यू इज, डी क्यू का मतलब होता है डेरिवेटिव्स ऑफ क्वांटिटी, डीपी का मतलब होता है डेरिवेटिव्स ऑफ प्राइस। ये जो P दिया हुआ है इसका मतलब ओरिजिनल प्राइस, और जो Q है उसको बोलेंगे ओरिजिनल क्वांटिटी। और ज्योमेट्रिक मेथड है इसीलिए फॉर्मूले में हम माइनस साइन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यूजुअली हम कन्वीनियंस के लिए ये माइनस साइन को डिमांड में क्या कर देते हैं, इग्नोर। बट कोएफिशिएंट जब भी आपको निकालना है, ज्योमेट्रिक मेथड या पॉइंट मेथड यूज करनी है, तो ये मैथमेटिकल मेथड है, मैथ्स पे बेस्ड है, इसलिए हम जो माइनस साइन है उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है जो डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस का रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन है। और ज्योमेट्रिक मेथड में हम माइनस साइन को इग्नोर नहीं करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे। तो अल्टीमेटली हमारा फॉर्मूला यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस डी क्यू अपॉन डी पी इंटू पी बाय क्यू। इससे रिलेटेड अगर मैं आपको क्वेश्चन ये डी क्यू अपॉन डी पी इंटू पी बाय क्यू से रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन देखें तो किस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम होगा, देखिएगा। इफ यू आर गिवन डिमांड फंक्शन, अगर इन्होंने आपको दे दिया, सपोज एक क्वेश्चन आप देखिएगा पेज नंबर, मेन मॉड्यूल में है ये क्वेश्चन नंबर 89, पेज नंबर 2.93 पर। क्वेश्चन नंबर 89, इसमें दिया है द सप्लाई फंक्शन इज गिवन। तो सप्लाई फंक्शन की जगह अभी हम लोग पढ़ रहे हैं डिमांड, तो हम इस क्वेश्चन को डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप तो मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे कि अगर आपको एक डिमांड फंक्शन दिया हुआ है Q इक्वल्स टू -100 प्लस 10p, ये एक डिमांड फंक्शन है Q इक्वल्स टू -100 प्लस 10p, और क्वेश्चन में प्राइस गिवन है आपको 15। अब बोल रहे हैं कि आप कैलकुलेट करो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर पॉजिटिव आएगा क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में सप्लाई फंक्शन दिया है। बट यहाँ पर हम आंसर को माइनस में लेंगे क्योंकि मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ, अभी हमारा टॉपिक चल रहा है डिमांड। तो क्वेश्चन हमने वहां से उठाया है बट डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है। तो क्वेश्चन में आपको गिवन है कि यू आर गिवन अ डिमांड फंक्शन Q इक्वल्स टू -100 प्लस 10p and if price is 15, calculate price elasticity of demand। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज होगा सॉल्यूशन में, माइनस डी क्यू अपॉन डी पी इंटू पी बाय क्यू।
अच्छा, अब यहाँ पर देखें, इस इक्वेशन में अगर हम प्राइस की वैल्यू पुट ऑन कर देंगे तो क्वांटिटी निकल जाएगा। तो इन्होंने वैल्यू क्या दिया है, Q इक्वल्स टू -100 प्लस 10P। अब 10P और P की वैल्यू कितनी है, 15। तो 10P की जगह हमने 10 इंटू 15 कर दिया, तो माइनस का 100 है और प्लस का हो गया देखें 150। तो 150 में से 100 गया तो क्वांटिटी की वैल्यू कितनी आ जाती है, क्वांटिटी इज 50। अब ये जो फॉर्मूले हैं इसमें अगर हम इस वैल्यू को पुट ऑन करेंगे तो आंसर आ जाएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ये तो आपका एक फुटनोट हो गया कि हमने क्वांटिटी कैसे निकाली। इस जो इक्वेशन थी इसमें प्राइस की वैल्यू जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है उसको हमने पुट ऑन किया और हमने निकाल दिया क्वांटिटी, और क्वांटिटी कितनी निकल गई यहाँ पर, 50 यूनिट्स। अब हम देख रहे हैं फॉर्मूला है प्राइस इलास्टिसिटी का -dq अपॉन dp इंटू p बाई क्यू। dq का मतलब होता है डेरिवेटिव्स ऑफ क्वांटिटी और dp का मतलब होता है डेरिवेटिव्स ऑफ प्राइस। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, एक चीज की वैल्यू दूसरे पे डिपेंड करती है, उसको क्या बोला जाता है, डेरिवेटिव। अब इस इक्वेशन में आप देखो प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 10। तो ये वैल्यू हो जाएगी dq अपॉन dp की। जब भी कोई डिपेंडेंट वेरिएबल आपको क्वेश्चन में दिया हो तो वो हम वैल्यू किसकी मान के चलेंगे, dq अपॉन dp। अगर ये वैल्यू नहीं होती तो वो क्वेश्चन में देते कि इफ dq इज दिस मच, dp इज दिस, और प्राइस इतने से इतना हुआ, कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो वो आपको सारी वैल्यूज देते। इस क्वेश्चन में इन्होंने कुछ भी नहीं दिया है इस इंफॉर्मेशन के अलावा। तो प्राइस पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है 10, इसकी वैल्यू को हम मानेंगे dq अपॉन dp। तो फॉर्मूला है -dq अपॉन dp। तो dq अपॉन dp की जगह हमने जो डिपेंडेंट वेरिएबल क्वेश्चन में देके रखा है 10, इसको पुट ऑन किया, इनटू प्राइस आपके देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था 15, और डिवाइडेड बाय आप करोगे क्वांटिटी जो आपने निकाला है 50। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वो कितना आ जाएगा, ये है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और इसका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर -3। लेकिन अगर ये होता सप्लाई फंक्शन तो आपको पता है प्राइस क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस में होता है पॉजिटिव रिलेशन, तब ये आंसर किस में आता, प्लस में। लेकिन अगर ये क्वेश्चन डिमांड का है तो आंसर क्या आएगा इसका, -3। तो ये हमने पॉइंट मेथड में डेरिवेटिव्स पर एक क्वेश्चन देखा। इसी के बाद जब हम देखें तो पॉइंट मेथड से आपको एक डायग्राम मैंने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था कि एक डिमांड कर्व बनाओ जो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है और उसके ऊपर वेरियस पॉइंट आप बताओ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के हमने 5 टाइप्स पढ़े थे, परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, मोर देन यूनिट इलास्टिक और लेस देन यूनिट इलास्टिक। अब इन पांचों को हम एक ही डायग्राम पे शो करेंगे। ये टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये क्वांटिटी, ये प्राइस, ओरिजिन XY, ये एक डिमांड कर्व है जो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। अब यहाँ पर देखो कि जब इसकी वैल्यू, जब ये डायग्राम ये 0 पे एक्स एक्सिस को टच करेगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 0, मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। जब ये कर्व y एक्सिस पे जा रहा है तो प्लस में कितनी भी वैल्यू हो सकती है, मतलब इन्फिनिटी, जिसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अगर ये एक रोप है जो 10 मीटर की है और आप इस रोप के मिड पॉइंट पे खड़े हो तो 5 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ जाएगा, 1। तो एट मिड पॉइंट इलास्टिसिटी कितनी आएगी, 1। 1 और 0 के बीच कोई भी पॉइंट आता है तो वो क्या रहेगा, देखिए लेस देन 1। और 1 और इन्फिनिटी के बीच अगर कोई वैल्यू आती है तो वो क्या रहेगी, ग्रेटर देन 1। तो ये हमने टॉपिक देखा है, देखें पॉइंट इलास्टिसिटी, पेज नंबर आपके मेन मॉड्यूल पर 2.38 पर गिवन है। पॉइंट मेथड तब यूज होती है, इन पॉइंट मेथड वी मेजर इलास्टिसिटी एट गिवन पॉइंट ऑन डिमांड कर्व। गिवन पॉइंट मैंने आपको बताया, पर्टिकुलर पॉइंट पर जब इलास्टिसिटी मेजर करनी है तो कौन सी मेथड यूज करेंगे, पॉइंट। द कॉन्सेप्ट इज यूजफुल व्हेन प्राइस इलास्टिसिटी, व्हेन प्राइसेस चेंज इज इनफाइनेस्टिमल। इनफाइनाइट मतलब आपको बताना है, इनफाइनेस्टिमल का मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंजेस इन प्राइस। तो जब भी बहुत ज़्यादा कम चेंजेस होते, बहुत स्मॉल चेंजेस होते हैं, उस टाइम पे कौन सी मेथड यूज की जाएगी, पॉइंट मेथड। पॉइंट इलास्टिसिटी मेक्स यूज ऑफ डेरिवेटिव्स रेदर देन फाइनाइट चेंजेस। फॉर्मूला गिवन है -dq अपॉन dp इंटू p बाई क्यू।
एक और फॉर्मूला देखिए नीचे गिवन है आपको पेज नंबर 2.39 पर ही, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। और 6A डायग्राम अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि इफ यू आर गिवन अ डिमांड कर्व जो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो एक्स एक्सिस पर वैल्यू इलास्टिसिटी की 0 होगी, वाई पर इनफाइनाइट होगी और मिड पॉइंट पर क्या रहेगी 1। ये हमने पढ़ा है पॉइंट मेथड जिसको सेकेंड मेथड बोलते हैं। इसके बाद हम आर्क मेथड पढ़ेंगे, थर्ड मेथड, और फोर्थ मेथड पढ़ेंगे टोटल आउटले मेथड। बट पहले ये टॉपिक आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। अभी हम लोगों ने फर्स्ट 2 मेथड डिस्कस की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने की, दैट इज परसेंटेज मेथड एंड पॉइंट मेथड। अब हम थर्ड मेथड डिस्कस करेंगे, आर्क मेथड। आर्क मेथड को मिड पॉइंट मेथड भी बोलते हैं। जब भी आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, तो कोएफिशिएंट अगर आप लोगों से क्वेश्चन में न पूछा जाए, सिंपली बोले कि प्राइस इतने से इतना हुआ और डिमांड इतने से इतनी, कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एट दैट टाइम हम कौन सी मेथड यूज करेंगे? मोस्टली जो 90% जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसमें यूज होगी आर्क मेथड। बट जब कोएफिशिएंट पूछा है उन्होंने कि कैलकुलेट करो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, उस टाइम पे आप यूज करेंगे डेल्टा वाला फॉर्मूला, मतलब पॉइंट मेथड। तो आर्क मेथड में क्या होता है, देखो आर्क मेथड को मिड पॉइंट मेथड भी बोलते हैं। इसमें जैसे कि हमने पढ़ा था कि पॉइंट मेथड में पर्टिकुलर पॉइंट पर इलास्टिसिटी मेजर की जाती है, तो यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी मेजर होगी बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन डिमांड कर्व। जब डिग्री ऑफ चेंजेस क्या रहेंगे? लार्ज। तो लार्ज चेंजेस जब हैं तब आप लोगों को कौन सी मेथड यूज करनी है? आर्क मेथड। स्मॉल चेंजेस है तो कौन सी मेथड यूज करनी है? पॉइंट मेथड। एट पर्टिकुलर पॉइंट इलास्टिसिटी निकालनी है तो कौन सी मेथड यूज करेंगे? पॉइंट मेथड। बट बिटवीन टू पॉइंट इलास्टिसिटी निकालनी है तो कौन सी मेथड यूज करेंगे? आर्क मेथड। ये मेथड देखें एवरेजेस पर बेस्ड होती है। अगर प्राइस इलास्टिसिटी दो प्राइस और दो क्वांटिटी के बीच में आ जाती है तो हम किस प्राइस को और किस क्वांटिटी को बेस माने, तो ज़्यादा बेटर बोला जाता है कि आप दोनों का क्या निकाल लो? एवरेज, ताकि दोनों ही प्राइजेस और दोनों क्वांटिटीज को इफेक्ट मिले। तो एवरेजेस पर बेस जो मेथड होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने की, उसको बोलते हैं आर्क मेथड। आर्क मेथड को मिड पॉइंट मेथड भी बोला जाता है क्योंकि इससे इलास्टिसिटी निकल रही है बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन डिमांड कर्व। तो अब हम इस चीज को समझेंगे। इन दिस मेथड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is measured between two points। कहीं ना कहीं आप ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर देखेंगे कि जो आर्क मेथड होती है उसमें इलास्टिसिटी पर्टिकुलर पॉइंट पे मेजर होती है कि बिटवीन टू पॉइंट, तो हम आंसर क्या देंगे? बिटवीन टू पॉइंट। और वहीं जो पॉइंट मेथड होती है उसमें इलास्टिसिटी कहाँ मेजर होती है, तो हम आंसर देंगे एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑन डिमांड कर्व। So in this method price elasticity of demand is measured between two points। ये इसके कीवर्ड्स हैं, बहुत प्रॉपरली ध्यान रखिएगा। बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन डिमांड कर्व when degree of changes are large। सो कीवर्ड्स मैं आपके लिए देखें हाईलाइट कर रही हूँ। बिटवीन टू पॉइंट्स ध्यान रखेंगे, और जब डिग्री ऑफ चेंजेस क्या रहेगी? लार्ज। एट दैट टाइम हम कौन सी मेथड को यूज करेंगे? आर्क मेथड को। इफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज फाउंड बिटवीन टू प्राइजेस एंड क्वांटिटी, then average of both should be taken। मतलब हम बोल सकते हैं कि इफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लाइज बिटवीन टू प्राइस एंड टू क्वांटिटी, तो दोनों प्राइजेस और दोनों क्वांटिटी को इफेक्ट देना है तो ज़्यादा बेटर है कि हम दोनों का क्या निकालें? एवरेज। बहुत ध्यान से समझना ये मेथड क्या बोलती है, इसका फॉर्मूला क्या है। तो आर्क मेथड में देखो,
अगर आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पर मेजर करना है फॉर एग्जाम्पल, और ये जो पॉइंट है अगर हम लेते हैं तो ये क्वांटिटी एक्सिस, ये प्राइस एक्सिस। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखो तो ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, अब प्राइस इलास्टिसिटी देखें, जो ये मैंने डायग्राम लिया है इसमें प्राइस इलास्टिसिटी आपको निकालनी है इस पॉइंट पर, जो कि दो पॉइंट्स के बीच में आ गया है। देखो दो क्वांटिटी के बीच में ये आ रहा है, तो ये 3 जो क्वांटिटी है इसको तो हम क्या लेंगे Q1, और ये जो 4 है इसको क्या लेंगे Q2। और वैसे ही अगर हम प्राइस देखें तो जो 5 है ये क्या है P1 और 6 क्या है P2। अच्छा, ये डायग्राम देखो जो मैंने बताया है, यहाँ पर आपको दो प्राइजेस और दो क्वांटिटी के बीच में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करनी है। तो मैंने आपको ये बताया कि दो प्राइस, यहाँ पर आपको देखो दो क्वांटिटी 3 और 4 के बीच में इलास्टिसिटी निकालनी है। तो 3 को हम मान रहे हैं Q1 और 4 को क्या मान रहे हैं Q2। और वहीं दो प्राइजेस के बीच में इलास्टिसिटी निकालनी है 5 और 6, तो 5 को हमने माना P1 और 6 को P2। तो जब हम दो प्राइस और दो क्वांटिटी के बीच में बिटवीन 2 पॉइंट्स अगर इलास्टिसिटी निकालना चाहें तब कौन सी मेथड यूज होगी, तो हम आंसर क्या देंगे, आर्क मेथड। तो आर्क मेथड से इलास्टिसिटी निकलती है बिटवीन 2 प्राइस एंड बिटवीन 2 क्वांटिटी, मतलब बिटवीन 2 पॉइंट्स के बीच में हम लोग जब प्राइस इलास्टिसिटी मेजर करें तो कौन सी मेथड को यूज किया जाता है, आर्क मेथड को। अब आप देखो ये 3 और 4, अगर आप 3 को लेते हो तो आप 4 को इग्नोर कर रहे हो, और 4 को बेस लेते हो तो 3 को इग्नोर कर रहे हो। तो ज़्यादा बेटर है कि दोनों का एवरेज निकाल लो। तो 3.5 यहाँ पर अगर हम लेते हैं तो दोनों चीज़ों को इफेक्ट मिल जाएगा। और वैसे ही 5 को हमने प्राइस में बेस लिया तो हमने 6 को इग्नोर कर दिया, और 6 को लिया तो 5 को इग्नोर किया। तो ज़्यादा बेटर होगा इस मेथड में कि हम दोनों का क्या निकाल लेंगे, एवरेज। तो एवरेजेस पे जो बेस्ड मेथड होती है प्राइस इलास्टिसिटी मेजर करने की, इसको क्या बोला जाता है, आर्क मेथड। यहाँ पर देखें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो हमारा बेसिक फॉर्मूला था डेल्टा Q बाई डेल्टा P इंटू P बाय Q। तो ये फॉर्मूला आप वापस माइंड में अपने रिवाइज कर लें कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला डेल्टा Q बाई डेल्टा P इंटू P बाय Q। बेसिक फॉर्मूले में हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर दो प्राइस है और दो क्वांटिटी, और हम दोनों का क्या निकालना चाहते हैं, एवरेज। तो एवरेजेस पे बेस जिस मेथड से इलास्टिसिटी निकलेगी उस मेथड को बोलते हैं आर्क मेथड। बिटवीन 2 पॉइंट हम लोग इलास्टिसिटी निकाल रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज मिड पॉइंट मेथड। अब प्राइस मैंने आपको बोला, देखो दो प्राइस आपके पास है 5 और 6, जिनको हमने क्या माना है, P1 और P2। तो प्राइस में हमने क्या किया है, यहाँ पर डेल्टा Q बाई डेल्टा P इंटू, अब प्राइस की जगह हमने लिया P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाय 2, मतलब इसका एवरेज ले लिया। और डिवाइडेड बाय क्वांटिटी होता है, तो क्वांटिटी में भी हमको ये 3 और 4 Q1 और Q2 का क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज। तो यहाँ पर क्वांटिटी में आ जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 कैंसिल हो गए। अब डेल्टा Q का फॉर्मूला आप जानते हो, पुरानी और नई क्वांटिटी का जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोला जाता है, डेल्टा Q। तो डेल्टा Q होता है Q1 माइनस Q2, और डेल्टा P क्या होता है, P1 माइनस P2 इंटू, अब इधर क्या बचा है देखें, P1 प्लस P2, और अपॉन में क्या है, Q1 प्लस Q2। अब Q की वैल्यू आप एक तरफ ले जाएं और P की वैल्यू एक तरफ ले आए, तो इसका फाइनल फॉर्मूला जो आपको लर्न करना है वो रेडी हो जाएगा। पूरे डेरिवेशन से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको फाइनल फॉर्मूला जो अब मैं आपको इसका बता रही हूँ वो अच्छे से लर्न कर लेना है, क्योंकि 90% जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे उसमें हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, आर्क मेथड। तो अब जो फाइनल फॉर्मूला बनेगा देखें, Q1 माइनस Q2 अपॉन में ये नीचे वाला इधर आ गया Q1 प्लस Q2 इंटू, इधर ऊपर क्या था, P1 प्लस P2, और अपॉन में ये क्या चला गया, P1 माइनस P2। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। तो आर्क मेथड का जब भी आपसे कोई फॉर्मूला पूछे, आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू P1 प्लस P2 अपॉन P1 माइनस P2।
तो ये चीज़ आप अच्छे से याद कर लेंगे। आर्क मेथड का फॉर्मूला वापस मैं बता देती हूँ, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू P1 प्लस P2 अपॉन P1 माइनस P2। तो ये फॉर्मूले में जब आप वैल्यूज़ को पुट ऑन कर देंगे तो आंसर आ जाएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये आर्क मेथड देखें, आपको ये फाइनल इसका फॉर्मूला भी पेज नंबर 2.39 पर आपको गिवन है। इसका फॉर्मूला Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू P1 प्लस P2 अपॉन P1 माइनस P2। नेक्स्ट पेज पर देखें तो ये इन्होंने देखो आपको एक एग्जाम्पल सॉल्व करके बताया है। इसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 5 टाइप होते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यूनिट इलास्टिक, मोर देन यूनिट इलास्टिक एंड लेस देन यूनिट इलास्टिक। ये पांचों के डायग्राम और नेक्स्ट पेज नंबर 2.41 पर देखें, इसको टेबल में इन्होंने प्रेजेंट किया है ये पांचों वैल्यूज को। इसी के बाद इन्होंने पेज नंबर 2.41 पे देखो फोर्थ मेथड दिए, टोटल आउटले मेथड। बट पहले हम इसका ये जो फॉर्मूला हमने किया है आर्क मेथड के, इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि इस फॉर्मूले को हम प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करेंगे। तो आर्क मेथड मैंने आपको समझाया, मिड पॉइंट मेथड कहलाती है। इलास्टिसिटी इससे बिटवीन 2 पॉइंट ऑन डिमांड कर्व निकलेगी और जब डिग्री ऑफ चेंजेस क्या रहेंगे, लार्ज। जब प्राइस और इलास्टिसिटी लाई करती है दो प्राइस और दो क्वांटिटी के बीच में, तो ज़्यादा बेटर होता है कि दोनों का क्या निकालें, एवरेज। एवरेजेस पे जो बेस्ड मेथड होती है उसको क्या बोला जाता है, आर्क मेथड। फाइनल फॉर्मूला हमने इसका लर्न किया, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, बहुत अच्छे से याद कर लेना। आर्क मेथड का फॉर्मूला होता है Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू P1 प्लस P2 अपॉन P1 माइनस P2। अब इसके लिए देखें, मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल बता रही हूँ। आपके मेन मॉड्यूल में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22-23, सी पेज नंबर 2.84, ICAI मॉड्यूल का पेज नंबर 2.84। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 22-23, ठीक है, ये वाले जो क्वेश्चन है, इसके बाद आप देख सकते हो 25, ये सारे क्वेश्चन आर्क मेथड पे बेस्ड है। तो पेज नंबर हम अपने मेन मॉड्यूल का ले रहे हैं 2.84 और उसका क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 22। मेन मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 22, पेज नंबर 2.84। Suppose the price of movies seen at theater rises from 120 per person to 200 per person। मूवी थिएटर में जो मूवीज हैं उनका प्राइस 120 से बढ़ के कितना हो गया, 200। फिर देखें क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं, द थिएटर मैनेजर ऑब्जर्व दैट राइज इन प्राइस कॉजेस अटेंडेंस एट गिवन मूवी हॉल फ्रॉम 300 टू 200। तो जब टिकट का प्राइस 120 से 200 हुआ तो वहां पर जो लोग अटेंड करते थे उन मूवी थिएटर में, जो लोगों की प्रेजेंस थी वो कितनी हो गई, देखें 300 से कम होके हो गई 200। कैलकुलेट व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मूवीज, यूज आर्क मेथड। आर्क मेथड को यूज करके आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करना है। अब आप फॉर्मूला तो जानते ही हो, वापिस रिपीट करेंगे हम फॉर्मूला, इसलिए हम बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि ये हम अच्छे से मगअप कर लें, ये चीज़ हमको अच्छे से याद हो जाए। तो फॉर्मूला क्या होता है, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू P1 प्लस P2 अपॉन P1 माइनस P2। अब ये जो पहले वाला प्राइस है ये P1 है, बाद वाला प्राइस P2, पहले वाली क्वांटिटी Q1 और बाद वाली क्या रहेगी, Q2। अच्छा, फॉर्मूले में आपको पता है माइनस होगा क्योंकि ये डिमांड है, और आपको पता होगा क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस का क्या होता है, इनवर्स रिलेशन। तो इस फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस है, बट इन चारों वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू माइनस में आएगी, तो ये बोला जाता है कि फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम इस माइनस साइन को क्या कर देंगे, इग्नोर। माइनस साइन आपको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला फॉर्मूले में भी माइनस है और इन चारों में से एक वैल्यू अभी आप देखना माइनस में आएगी, तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम माइनस साइन को कर क्या देंगे, इग्नोर। माइनस साइन हमको लेना ही नहीं है। तो अब मैंने आपको बताया, देखिए Q1 माइनस Q2 जब आप करोगे तो ये 300 माइनस 200, 100 आ गया ये। Q1 प्लस Q2 करोगे तो 300 प्लस 200 कितना हो गया, 500
इंटू P1 प्लस P2, देखें 120 प्लस 200 हो गया 320, और P1 माइनस P2 करोगे जब आप 120 माइनस 200 तो आप देखो -80 आएगा, -80, बट फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस है तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इसीलिए आर्क मेथड में आपको माइनस साइन कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, आप माइनस साइन को क्या कर देंगे, इग्नोर। तो ये आ रहा है यहाँ पे -80, बट फॉर्मूले में भी माइनस है तो हम उसको क्या कर रहे हैं, इग्नोर। तो हमने यहाँ पर वैल्यू ले ली 80, और इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर देखें कितना आएगा, 4/5। 4/5 कितना हो जाएगा, आंसर जब आप निकालेंगे तो इसका आएगा 0.8। और 0.8 क्या रहेगा, लेस देन 1। लेस देन 1 को क्या बोला जाता है, इन इलास्टिक डिमांड। इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग कर लेंगे, जिसमें ये बोल रहे हैं कि प्राइस कितने से कितना हुआ है। देखो 300 से 200 और क्वांटिटी डिमांडेड 3000 से कितनी हो गई है, 5000। अगेन आप ये प्राइस और क्वांटिटी की वैल्यूज फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट ऑन करो, माइनस साइन को इग्नोर करना, डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा आर्क मेथड से। तो थर्ड मेथड जो हमने आर्क मेथड लिए, मैंने उसका फाइनल फॉर्मूला आपको बताया, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू P1 प्लस P2 अपॉन P1 माइनस P2। तो ये हमारी थर्ड मेथड हो जाती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने की। अभी हम फोर्थ मेथड पढ़ेंगे, टोटल आउटले या एक्सपेंडिचर मेथड, जो हमारी बुक में पेज नंबर 2.41 पर गिवन है। बट उसके पहले आप ये टॉपिक अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। Now we are discussing fourth method of measuring price elasticity of demand, that is total outlay और total expenditure method। तो अभी मैं आपको बताऊं कि हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप्स तो देखे थे 5, बट इसको मेजर करने की हम मेथड्स डिस्कस कर रहे हैं, वो कितनी है, 4। परसेंटेज मेथड, पॉइंट मेथड, आर्क मेथड एंड टोटल आउटले मेथड। तो फोर्थ मेथड जो हम डिस्कस कर रहे हैं, टोटल आउटले मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी बोलते हैं इसको। ये मेथड दी है एल्फ्रेड मार्शल ने। इकोनॉमिक्स में हमने देखा था मोर और लेस, जितने हम रूल्स भी अभी पढ़ के आए वो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमांड, ये सब मार्शल ने दिया है। तो वो सबका मालिक एक कौन है इधर अभी अपने लिए, मार्शल। तो ये वाली जो मेथड है टोटल आउटले मेथड, ये किसने दी है, प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने। उन्होंने ये बोला कि किसी भी चीज़ पर अगर आप निकालना चाहते हो टोटल एक्सपेंडिचर, तो टोटल एक्सपेंडिचर आपने कितना किया, एक प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आप खर्चा कितना कर रहे हो। अगर टोटल एक्सपेंडिचर आपको निकालना है तो टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला होता है क्वांटिटी इनटू प्राइस। फॉर एग्जांपल मैंने इस मार्कर की 10 यूनिट्स को खरीदा, और एक यूनिट जो इस मार्कर की है वो 100 रुपए की आती है, तो मैंने कितना खर्चा किया होगा, कितनी यूनिट्स खरीदी, 10, और प्राइस पर यूनिट कितना था, 100, तो मेरा खर्चा कितना हो गया, 1000 का। तो जब भी हम किसी प्रोडक्ट पर टोटल खर्चा हमने कितना किया ये निकालना चाहें तो उसके लिए फॉर्मूला रहेगा क्वांटिटी इनटू प्राइस। ये है टोटल एक्सपेंडिचर। अब आप बताओ, ये मार्कर मैंने खरीदा तो मेरे लिए जो चीज़ खर्चा है, सपोज आप इस मार्कर को बेचने वाले फर्म को ऑपरेट कर रहे हो, तो यही चीज़, ये जो 1000 मेरे लिए खर्चा था, आपके लिए ये चीज़ क्या हो जाती है, रेवेन्यू। तो टोटल एक्सपेंडिचर अल्टीमेटली किसके बराबर रहेगा, टोटल रेवेन्यू के, क्योंकि एक पर्सन जो खर्चा कर रहा है वो दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, रेवेन्यू। और टोटल रेवेन्यू का भी फॉर्मूला होता है क्वांटिटी इनटू प्राइस। तो अल्टीमेटली आप ध्यान रखेंगे कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो किसके बराबर होगा, टोटल रेवेन्यू। इस मेथड में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें वो टोटल एक्सपेंडिचर की जगह वर्ड आपको क्या दे सकते हैं, टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू आपको माइंड में रखना है टोटल एक्सपेंडिचर, और अकॉर्डिंगली डिसाइड करना है कि कौन सी डिग्री प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की इससे आएगी। तो मार्शल ने हमको ये बताया कि किसी भी प्रोडक्ट पर जब हम टोटल एक्सपेंडिचर निकालेंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर को निकालने का फॉर्मूला होता है क्वांटिटी इनटू प्राइस। टोटल एक्सपेंडिचर अल्टीमेटली किसके बराबर रहेगा, टोटल रेवेन्यू के। दोनों का फॉर्मूला वही होता है क्वांटिटी इनटू प्राइस।
मार्शल ने ये बोला कि जब हम टोटल आउटले या एक्सपेंडिचर मेथड को यूज़ करेंगे तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के उससे आ सकती हैं 3 डिग्रीज, या तो इलास्टिसिटी 1 रहेगी, या फिर मोर देन 1, या फिर क्या रहेगी लेस देन 1। तो इन्होंने कितने मेथड्स, कितनी चीज़ों को, कितने पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस किया है? 3। 0 या इन्फिनिटी में मार्शल नहीं गए। तो यहाँ पर मार्शल ने ये बोला कि इलास्टिसिटी कितने वेज में निकल सकती है, इलास्टिसिटी के कितने कोएफिशिएंट है इस मेथड के हिसाब से? 3। अब ध्यान से समझिएगा उन 3 डिग्रीज को। अगर एक प्रोडक्ट का फर्स्ट डिग्री इन्होंने बताया कि एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़े या फिर प्राइस क्या हो जाए? कम। प्राइस बढ़ने या घटने से अगर टोटल एक्सपेंडिचर रहता है कांस्टेंट, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू रहेगी 1। इस फॉर्मूले में क्या होता है, देखो अगर आपको 2 प्राइस और 2 क्वांटिटी दे तो फर्स्ट प्राइस को फर्स्ट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट एक्सपेंडिचर आएगा। वैसे ही सेकेंड क्वांटिटी और प्राइस को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड एक्सपेंडिचर, फर्स्ट एक्सपेंडिचर को सेकेंड एक्सपेंडिचर से आप डिवाइड करना, तो जो रिजल्टिंग आंसर आएगा वो रहेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पर मैंने आपको बोला कि एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़े या घटे, टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, मैंने फिक्स करके रखा है। फॉर एग्जाम्पल मेरी इनकम अगर 1000 रुपये पर मंथ है, 1000 रुपीज़ पर मंथ मेरी इनकम है, और मैंने फिक्स करके रखा है कि हर मंथ मुझे इस मार्कर को खरीदने के लिए 100 रुपीज़ खर्च करना है। तो अब उसमें मुझे उसकी ज़्यादा क्वांटिटी मिल रही है, कम मिल रही है, वो मेरे लिए मैटर नहीं है। मैंने तो फिक्स करके रखा है कि 1000 रुपये में से 100 रुपये पर मंथ मुझे इस प्रोडक्ट को देना है, खर्च इसके ऊपर करना है। तो मेरा फर्स्ट एक्सपेंडिचर भी 100 था, डिवाइडेड बाय सेकेंड एक्सपेंडिचर भी कितना हुआ? 100। तो 100 बाय 100 आंसर कितना आ गया यहाँ पर? 1। सो व्हेन प्राइस राइजेस और फॉल्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट, देन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1। एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़े या घटे, लेकिन अगर टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी आ जाएगी? 1। फर्स्ट डिग्री हो गई इसकी। सेकेंड, अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है और उसके ऊपर टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है, एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा और मैंने उस पर टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ा दिया, और जब प्रोडक्ट का प्राइस कम हुआ तो मैंने टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या कर दिया? कम। तो जब ये एरोज सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाएगी लेस देन 1। लेस देन 1 को बोलते हैं इन इलास्टिक डिमांड। यहाँ पर कौन सी डिमांड आ जाएगी? इन इलास्टिक डिमांड। तो ये प्राइस बढ़ने से खर्चा भी बढ़ा, प्राइस कम होने से खर्चा भी कम हुआ। तो जब ये सिचुएशन आ जाती है तो हम ध्यान रखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आएगी? लेस देन 1। और सिंपल सा अगर आपको एक सिचुएशन में बताऊं कि जब एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो मैं उस पर टोटल एक्सपेंडिचर क्या करती हूँ? कम। और जब एक प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाता है तो मेरा टोटल जो एक्सपेंडिचर है उस चीज़ पे वो हो गया ज़्यादा। तो ये एक नॉर्मल सी सिचुएशन है कि प्राइस ज़्यादा तो हम खर्चा कम करेंगे और कम प्राइस पर खर्चा ज़्यादा। यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू जो रहेगी वो क्या रहेगी? ग्रेटर देन 1। तो हमने इस मेथड के हिसाब से देखा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कितने कोएफिशिएंट मार्शल ने एक्सप्रेस किए हैं? 3, या तो 1, मोर देन 1, या फिर लेस देन 1। एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने या घटने से टोटल एक्सपेंडिचर अनचेंज्ड है, वो अगर कांस्टेंट है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगी 1। व्हेन एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर राइजेस एंड विथ फॉल इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर फॉल्स, इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रहेगी लेस देन यूनिटी। लेस देन यूनिट इलास्टिक या लेस देन 1, वी कैन से कि ये डिमांड आएगी इन इलास्टिक डिमांड। And when as a result of rise in price of commodity total expenditure falls and with fall in price of commodity total expenditure rises, उस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेगी? ग्रेटर देन 1। तो मार्शल ने ये 3 डिग्रीज को डिस्कस किया था। देखिए पेज नंबर 2.41 पर मार्शल का देखो ये स्टार्टिंग में जो इन्होंने स्टेटमेंट दिए हुए ये आप रीड आउट करेंगे। पेज नंबर 2.42 से जो पहले 3 पैराग्राफ आपके मॉड्यूल में गिवन है उन्हीं में 3-3, 4-4 लाइन आप स्टार्टिंग की करेंगे तो आपको ये तीनों डिग्रीज लिखी हुई मिलेंगी। फर्स्ट पैराग्राफ में देखिएगा, व्हेन एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ गुड टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल रेवेन्यू रिसीव फ्रॉम दैट गुड रिमेन द सेम, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू यूनिटी। तो फर्स्ट पैराग्राफ में आपने फर्स्ट 2 लाइन्स की,
2.42 पेज नंबर पे हम लोग देख रहे हैं सेकेंड पैराग्राफ। इसमें आपको फोर्थ लाइन तक करना है, देखें ग्रेटर देन यूनिटी तक। और जो इसका थर्ड पैराग्राफ गिवन है उसमें भी आपको फोर्थ लाइन तक करना है, लेस देन यूनिटी तक। और ये तीनों डिग्रीज यहाँ पर हम लोगों ने कवर अप कर ही ली है। इसी के बाद टेबल 5 में आप देखेंगे तो ये तीनों डिग्रीज आपको लिखी हुई मिलेगी टेब्यूलर फॉर्म में। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी, देखिएगा ध्यान से इसके क्वेश्चन टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के। एक क्वेश्चन उन्होंने आपको दिया कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1, ये क्वेश्चन में दिया, एंड प्रोडक्ट का प्राइस 10 से कितना हो गया 15। क्वांटिटी उन्होंने आपको दी है कि इनिशियल क्वांटिटी 15 है और आपको न्यू क्वांटिटी मेजर करनी है, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो आप टोटल एक्सपेंडिचर डायरेक्टली लगाएंगे तो आपका आंसर बहुत सिंपल वे में निकलेगा इस मेथड से। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 है तो आपको पता है टोटल एक्सपेंडिचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब यहाँ पर आपको पता होगा प्राइस इनटू क्वांटिटी करते हैं तो कौन सा एक्सपेंडिचर आता है, टोटल एक्सपेंडिचर। ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, क्वांटिटी इनटू प्राइस इज टोटल एक्सपेंडिचर। सो फर्स्ट प्राइस इनटू फर्स्ट क्वांटिटी किया तो टोटल एक्सपेंडिचर 150। और अगर इलास्टिसिटी 1 है तो हमको पता है टोटल एक्सपेंडिचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो सेकेंड एक्सपेंडिचर भी कितना आ जाएगा 150। 150 डिवाइडेड बाय 15 करोगे तो नई क्वांटिटी कितनी आ जाएगी 10। ये डायरेक्ट आंसर इससे आ गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब आपसे पूछे कि इलास्टिसिटी 1 है और ये मेजर करो तो आपको ये वाले मेथड से डायरेक्टली आंसर निकाल देना है कि टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा, और टोटल एक्सपेंडिचर अगर कांस्टेंट है तो इससे डिवाइड करके हमने नई क्वांटिटी कितनी निकाल दी 10। सपोज एक क्वेश्चन और उन्होंने आपको दिया, इफ रेलवेज आर, कहीं ना कहीं आप ये क्वेश्चन जरूर देखेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस शीट में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बहुत ध्यान से समझना। इफ रेलवेज आर मेकिंग लॉसेस ऑन पैसेंजर ट्रैफिक, they should reduce their fare, suggest when does this remedy works। अब एक क्वेश्चन सुनिएगा कि रेलवे को अगर लॉसेस हो रहा है पैसेंजर ट्रैफिक पे, जो पैसेंजर्स की गाड़ियां हैं, रेलवे को अगर उस पर लॉसेस हो रहे हैं तो उनको अपने जो टिकट फेयर्स है वो क्या कर देना चाहिए, कम। किसी ने एक सजेशन दिया कि रेलवे को अगर लॉस हो रहा है पैसेंजर ट्रैफिक पे तो वो अपना फेयर्स क्या कर दे, कम। तो बताओ ये जो सजेशन, ये किसी ने जो रेमेडी दिया है ये कब काम करेगा। तो यहाँ पर आप ये देखो कि प्राइस कम करने से टोटल एक्सपेंडिचर की जगह हम माइंड में रखते हैं टोटल रेवेन्यू। प्राइस कम करने से टोटल रेवेन्यू तब बढ़ता है जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होनी चाहिए ग्रेटर देन 1। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या रहेगा, ये रेमेडी तब काम करेगी जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेगी, मोर देन 1। बिकॉज मोर देन 1 वाले केस में प्राइस, ये फेयर्स हम कम कर रहे हैं मतलब प्राइस क्या कर रहे हैं, कम। तो इससे रेवेन्यू, जो टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंडिचर की जगह हमने वर्ड क्या यूज किया है, टोटल रेवेन्यू, ये रेलवे का बढ़ जाएगा अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेगी, ग्रेटर देन 1। तो ये जो क्वेश्चन पूछा है इसका आंसर आएगा व्हेन इलास्टिसिटी इज मोर देन 1। मोर देन 1 को बोलते हैं इलास्टिक डिमांड, मोर देन 1 को क्या बोलते हैं, इलास्टिक, और लेस देन 1 को क्या बोला जाता है, इनइलास्टिक। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इसमें देखें हम जो कर रहे हैं, if increasing prices increases revenue and falling prices reduces revenue। अब एक सिचुएशन बोला है कि प्राइस बढ़ेगा तो रेवेन्यू भी कब बढ़ेगा और प्राइस कम होगा तो रेवेन्यू भी कब कम होगा। तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा लेस देन 1। जब देखें इंक्रीजिंग, मैंने आपको बोला कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने से टोटल रेवेन्यू भी बढ़ जाता है और प्राइस कम होने से टोटल रेवेन्यू भी क्या हो जाता है, कम।
ऐसा कब होने वाला है? जब हमारी ये सेकेंड सिचुएशन आ जाएगी, मतलब जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेगी? लेस देन 1। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछते हैं कि इफ increasing prices increases revenue and falling price decreases revenue, what should be the value of price elasticity of demand? तो प्राइस ज़्यादा टोटल रेवेन्यू भी ज़्यादा, प्राइस कम टोटल रेवेन्यू भी कम। तो जब एरोज सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो आंसर आएगा लेस देन 1। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पर क्या निकल जाती है? लेस देन 1। तो अभी हम लोगों ने देखे जो टॉपिक पढ़ा था ये है टोटल आउटले मेथड या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, जो दी है एल्फ्रेड मार्शल ने। तो अभी हमारा टॉपिक सम अप हो जाता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने की कितनी मेथड्स होती है? 4। परसेंटेज मेथड, पॉइंट मेथड, आर्क मेथड और टोटल आउटले मेथड। तो ये 4 मेथड्स हम डिस्कस कर चुके हैं। ये टॉपिक आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आपको होपफुली आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी नए नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक पहुंच पाएँ। इन केस अगर आपके कोई सजेशंस भी हैं, अगर आपके कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हैं, तो टॉपिक से रिलेटेड जो आप लोगों के प्रॉब्लम है, मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप उस पर भी अपने क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं या हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो आपके सजेशंस यहाँ पर मोस्ट वेलकम्ड है। थैंक यू।